स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं वे तमाम मुद्दे सिस्टम से जुड़े जिस पर बात होना बेहद जरूरी है। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धजनों की हिस्सेदारी वर्ष 2011 में लगभग 9% थी, जो वर्ष 2036 तक 18% तक पहुंचने का अनुमान है। यदि भारत निकट भविष्य में ओल्ड एज के लिए जीवन की अच्छी क्वालिटी एश्योर करना चाहता है तो इसके लिए अभी से योजना का निर्माण करना बेहद जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वह स्वतंत्रता के समय से अभी तक बढ़कर दोगुनी हो गई है और अधिक होने के साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जब हम बात कर रहे हैं 1940 के दशक के अंत तक लगभग जो 32 वर्ष से बढ़कर अब वर्तमान में वो 70 वर्ष हो गई है। यानी कि जो 32 वर्ष के अंदर एक बंदे की मृत्यु होती थी एवरेज, और अब वो 70 वर्ष हो गई है। इसी बीच देश की फर्टिलिटी रेट जो है वह प्रति महिला लगभग 6 बच्चों से घटकर केवल 2 रह गई है, जिससे महिलाओं को बार बार प्रसव के गुजरने के लिए और बच्चे की देखभाल करने की बेड़ियों से कुछ मुक्ति तो मिली है, एक पॉजिटिव बात है। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी उभरी है जो है जनसंख्या की वृद्ध अवस्था के अंदर, यानी कि बड़ी जो है बढ़ते हुए नजर आएगी। यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और फर्टिलिटी कम हो रही है। तो लाजमी सी बात है, अगर हम पूरी कैलकुलेशन करें तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर जो हमारी ओल्ड एज लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ते हुए नजर आएगी। तो ये जो ओल्ड एज का हिस्सा है पॉपुलेशन के अंदर वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम इस सिचुएशन के लिए तैयार है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है? अगर ऐसा है तो आज के वक्त में ओल्ड एज लोगों की क्या स्थिति है, और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा। पहले ग्राफिक्स की ओर नजर डालते हैं और फिर चर्चा की ओर बढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि हमारे देश के अंदर जब हम वृद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं, ओल्ड एज लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति क्या है। तो आपको बता दें कि लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे जो है ये कराया गया था इंडिया का 2020 के अंदर। तो इसके अंदर बताया गया कि भारत में लगभग 1,80,00,000 बुजुर्ग बेघर हैं। तो इसी बीच वर्तमान में भारत में 728 वृद्ध आश्रम है, ओल्ड एज होम, जिसके अंदर प्राइवेट ज्यादा है और अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट फंडेड तो वह कम है। तो जनसंख्या में बुजुर्गों का हिस्सा बढ़ने वाला है, ये अनुमान जो है वो पहले ही लगा दिया गया है। तो 2011 के अंदर जहां जनसंख्या में बुजुर्गों का हिस्सा 9% तक था, तो अनुमान ये है कि 2036 तक जब हम बात कर रहे हैं तो जनसंख्या में बुजुर्गों की जो टोटल पॉपुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो 18% तक पहुंचने के संकेत है, और इससे भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि साइंस और मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा बढ़ रही है, एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ सकती है। तो 2050 तक सबसे तेजी से आपको बता दें कि भारत में वृद्ध लोगों की 326% आप सोचिए पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब हम 2050 तक बात करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ जाएगी, और इसी बीच 80 वर्ष से ज्यादा जो लोग हैं उनकी 700 से 700% तक जो है वृद्धि होते हुए आयु के अंदर नजर आएगी। तो इसी बीच एनजीओ हेल्प एज इंडिया राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो है कराया गया, उनकी तरफ से एक सर्वे करवाया गया। अब उसके अंदर भी एक डेटा जो है वह सामने आता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि 47% जो बुजुर्ग आय के लिए अपने परिवारों पर आर्थिक रूप से निर्भर है, यानी कि फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। लगभग 50% तक जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वही 34% तक जो बुजुर्ग आय के लिए पेंशन और कैश पर निर्भर रहते हैं, यानी कि उनके पास कोई फिक्स्ड इनकम सोर्स नहीं है। तो 40% तक लोगों ने जब तक संभव हो काम करने की इच्छा जताई है, यानी कि अभी भी वे काम करने की इच्छा रखते हैं। तो इसी बीच 30 से लेकर 50% तक इस आंकड़े पर गौर फरमाइएगा कि 50% तक बुजुर्गों में डिप्रेशन के लक्षण हैं। ये काफी चौंकाने वाला एक आंकड़ा है, जहां पर 50% एक एवरेज चीज बताई गई है। इसके अंदर आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। डिप्रेशन के लक्षण है इन वृद्ध लोगों के अंदर। तो ये स्थिति है जब हम बात कर रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर, जब हम अपने वो देश की बात करते हैं जहाँ पे संस्कृति में हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनको इतनी तवज्जो दी जाती है। वही बुजुर्ग हैं जो आज 1,30,00,000 लगभग बताया जा रहा है कि बुजुर्ग आज वृद्ध आश्रम के अंदर बेघर हुए हुए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुशील द्विवेदी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं, शिल्पा मुरगई हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी हैं कृष्ण कुटीर आश्रम से, और साथ ही सुनील कुमार
ओलेडिया हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा शिल्पा जी आपसे कि भारत के अंदर जो अभी सिचुएशन है ओल्ड एज लोगों की, आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगी, किस तरीके से आप देखती हैं उसे? मैं यहाँ सबसे पहले आप सबको नमस्कार कहना चाहती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक 4-5 साल से कृष्ण कुटीर करके एक आश्रम है जो भारत सरकार ने यहाँ पे बनाया है वृंदावन में, जिसमें बहुत सारी माताएं, लगभग 170 के आसपास माताएं रहती हैं। भारत सरकार ने ये बहुत सुंदर एक आश्रम बनाया है जिसमें आराम से महिलाएं जो हैं, जो निराश्रित हैं या आज के समाज में जैसे बच्चे अपने माता पिता को नहीं रखते हैं और उनके लिए बहुत सुंदर सुव्यवस्थित जो है भारत सरकार ने ये एक मुहिम जो है बनाई है। आराम से माताएं बहुत सुंदर घर में रह सकती हैं। मुझे लगता है कि पहले तो हमें हमारे समाज को ही बदलना चाहिए। जो आज बच्चे जो हैं अपने माता पिता को घर पे नहीं रखते, ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है बुजुर्गों के लिए। बुजुर्ग जो है वो बहुत परेशान रहते हैं। हमने उनके पास बैठ के उनसे बात करके ये जाना है कि वो किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पालकर यहाँ पे आए हैं या उनको किसी काबिल बनाया है, बट उसके बाद वही बच्चे उनको रोड पे छोड़ देते हैं। और फिर ये तो हम फिर भी सरकार का बहुत शुक्रिया करते हैं जो उन्होंने इस तरह के आश्रम बनाए हैं जिनमें माताएं सुरक्षित जो है वो रह सकती हैं। जो पहले परिस्थितियां थी आश्रमों की, अगर उनके मुताबिक आज ये आश्रम देखें या फुल फैसिलिटी माताओं को, एक तरह से 5 स्टार फैसिलिटी का जो आश्रम जो है वो माताओं के लिए जो है गवर्नमेंट ने केंद्रीय सरकार ने बनाया है। जी डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि ये क्या साइकोलॉजी है, मैं ये पहले साइकोलॉजी जानना चाहती हूँ। ये शिफ्ट क्या है कि पहले की जनरेशन अपने माँ बाप को इतनी तवज्जो देती थी, हम देखते थे जॉइंट फैमिलीज होते हुए नजर आती थी, और आज की जनरेशन के अंदर जब हम आते हैं मॉडर्न हो रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, इस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। अभी सिचुएशन आपको शिल्पा जी ने बताई, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? देखिए, भारत में लगभग 8.2% के आसपास बुजुर्ग हैं और अगर हम देखें दुनिया के बाकी देशों से तो हम लोग दुनिया के बाकी देशों की अपेक्षा ज्यादा युवा हैं। अर्थात भारत में युवाओं की जनसंख्या ज्यादा है और बुजुर्गों की जनसंख्या कम है। लेकिन हम बहुत तेजी के साथ इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि भविष्य में हमारे देश में भी लगभग 15 साल बाद स्थिति लगभग ऐसी आएगी कि जब फिर हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी और युवाओं की संख्या कम होगी। लेकिन आज के दौर में जैसा कि स्थिति देख रहे हैं कि आपने पूछा कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से आज के जो परिवार हैं, जो युवा हैं, वो अपने बुजुर्गों को एक प्रकार से सहारा नहीं दे रहे हैं या फिर उनको अवहेलना कर रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं से हम मान सकते हैं भौतिकतावादी संस्कृति है जिसका हम और आप लोग लगातार अनुपालन कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो अपनी एक संस्कृति थी, भारत के जो अपने रीति रिवाज थे, रवायतें थी भारत की, उसके अनुसार ना केवल हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते थे बल्कि हमारे लिए तो पूरी धरती एक कुटुंब के रूप में होती थी। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग एक धारणा लेके चलते थे। लेकिन जिस तेजी के साथ बहुत फिनोमिकल एक परिवर्तन हुआ है, हम और आप लोगों ने देखा है कि वर्किंग कल्चर आई है, सीमित परिवार हुए और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग अपने एक जॉइंट फैमिली छोड़ के और अलग अलग ढंग से जीवन यापन करने लगे। और साथ में जो संस्कार हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनका बहुत तेजी के साथ पतन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप हम और आप लोग ये देख रहे हैं। क्या इसका कारण सिर्फ सुशील जी, क्या इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम संस्कृति को दे सकते हैं या फिर कोई एक शिफ्ट जो है वो देखने को मिला है कि आज हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज जो है वो चेंज हो गई है? इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? दोनों को देखिए, कोई एक हम नहीं दे सकते हैं, किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते हैं। एक तरफ तो हमारी लाइफ की प्रायोरिटी निश्चित ही चेंज हो गई है कि हमें चमकदार चीजें चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें लंबी गाड़ी चाहिए, हमें बड़ा मकान चाहिए, और हमारे जो माता पिता हैं जिन्होंने जन्म दिया है उनको हम लोग अवहेलना कर रहे हैं। एक तरफ तो ये स्थिति है, दूसरी तरफ हमें और आपको जो संस्कार मिल रहे हैं, जो हमारी आपकी जो शिक्षा है, ये शिक्षा व्यवस्था हमें और आपको नैतिक मूल्य नहीं सिखा रही है। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अब हम और आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्कूलों में
अब क्रियान्वित हो रही है, उसमें इस चीज पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में बताया जाए। बच्चों को जो उनकी इंसाइक्लोपीडिया होती है, जो ग्रंथ हैं, जो ग्रंथों के रूप में उनके घर में बुजुर्ग माता पिता दादा दादी या नाना नानी हैं, उनके बारे में जाने, बच्चे पंचतंत्र की कहानियां भी समझें और साथ में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रॉकेट साइंस भी पढ़ें। तो ये जो आपके पास सुशील दोनों जी चीजों वापस का लौटती हूँ सम्मिश्रण मैं। करके। सुशील जी आपके पास वापस लौटती हूँ। सुनील कुमार जी भी है हमारे साथ, सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर जो आंकड़ा है वो बढ़ने वाला है ओल्ड एज लोगों की जब हम बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार का हमारे देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओल्ड एज होम्स की हम बात करें, क्योंकि हम तो कलयुग को हमेशा जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन आंकड़ा ये बता रहा है कि अब जो नई जनरेशन है वो अपने माता पिता के साथ रहना ही नहीं चाहती है, उनको वो टाइम ही नहीं देना चाहती है। तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है? देखिए, जहां हम नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, तकनीक की बात कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं तकनीक ने हमें संवादहीन कर दिया है। और इसके कई उदाहरण हमारे को आस पड़ोस में देखने को मिल जाते हैं। हमें पड़ोस में पता लगता है कि कोई बुजुर्ग 3-4 दिनों से डेड बॉडी पड़ी हुई है बिल्डिंग के अंदर। हमारे को पता ही नहीं होता, जब दुर्गंध मारती है तब पता लगता है कि हाँ, इस तरह की घटना हुई है। वहीं जब हम 2005 के आंकड़ों की बात करें, 2005 के आंकड़ों में हम विश्व में सबसे युवा देश बनने जा रहे थे जी। वहीं अभी हम देश में पूरे विश्व के अंदर हम बुजुर्ग श्रेणी में भी आने वाले हैं। तो हमारे को सोचने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि जो सरकारी नीतियां हैं, क्या वह समाज के प्रति कितना मानवीय आधार पर बनाई गई हैं और उनका हम कितना पालन कर रहे हैं। अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में बात करें कि एक बुजुर्ग के लिए रिक्रिएशन सेंटर या शेल्टर होम होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं नदारद मिलता है। लेकिन जहां हम विज्ञापनों में देखते हैं तो विज्ञापनों में बहुत चमक धमक के साथ चीजों को दिखाया जाता है। वहीं यहाँ 2 श्रेणी और नजर आती है कि जहाँ एक उच्चतम आय वर्ग के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं तो चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन वहीं जहाँ निम्न आय वर्ग के जो बुजुर्ग हैं, जो कि अपना जीवन यापन एक पेंशन के आधार पर जीवित हैं और उस पेंशन को पाने के लिए बड़ा ही जद्दोजहद झेलनी भी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अभी मेरी उम्र खुद ही 42 साल है, तो आने वाले 18 साल में मैं खुद ही बुजुर्ग हो जाऊंगा। तो वो चीज जरूरी है कि हमें आज के परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है और उसकी नीति को हमें मूल्यांकन करते हुए मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ती है। शिल्पा जी आपके पास आना चाहूंगी। आप एक ओल्ड एज जी शिल्पा जी आपके पास आना चाहूंगी। आप एक ओल्ड एज होम के अंदर काम करती है, तो एक सिक्योरिटी तो सरकार की तरफ से दे दी कि जी हम आपको शेल्टर दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि डेटा तो ये बता रहा है कि जो 50% हमारे ओल्ड एज लोग हैं वो डिप्रेस्ड हैं, उनके अंदर डिप्रेशन का लक्षण है। तो सवाल ये उठता है क्या वो खुश हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का क्या? जी शिल्पा जी। तो शिल्पा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ सुशील द्विवेदी जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शेल्टर तो दे दिया, लेकिन शेल्टर के साथ साथ मेंटल हेल्थ का क्या? 50% तक हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो डिप्रेस्ड हैं, उनको वो केयर नहीं दी जा रही है। देखिए, हमारे देश में एक बहुत ही गंभीर स्थिति है कि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य को लेके उतने संवेदनशील नहीं है। हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं देखा जाता। पहली बात तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये बदलना पड़ेगा सोसाइटी को, कि जिस प्रकार से फिजिकल हेल्थ होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, इसी प्रकार से एक प्रकार से मेंटल हेल्थ होती है। और यही कारण है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि स्कूलों कॉलेजों में मेंटल हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा। क्योंकि पुराने समय में कोई भी चीज होती थी इस प्रकार की तो कह देते थे कि अरे किसी दैत्य का साया है या किसी प्रकार की इनके साथ परेशानी हो गई है या कि बुरी हवा का साया हो गया है। तो ये बात जानना जरूरी है। बुजुर्गों के साथ थोड़ी सी कंडीशन इसलिए थोड़ी सी विकट होती है क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उनके अंदर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें कि एक परेशानी देखी जाती है। अगर मैं किसी यूथ की बात कर रही हूँ,
सुशील जी, अब बात बहुत ज्यादा ये, अगर हम इसको थोड़ा डीपर लेवल पर देखें तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि अगर एक यूथ की बात कर रहे हैं हम, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूं, मुझे डिप्रेशन है, तो उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, वो किसी मनोवैज्ञानिक के पास जा सकता है, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास वो जा सकता है। क्या उस बुजुर्ग के पास इतने पैसे हैं, पहले ही वो अर्न तो कर नहीं रहा, तो वो किस तरीके से हेल्प सीख करेगा? क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिया हुआ है सरकार ने, कोई हेल्पलाइन दी हुई है, या फिर मनोवैज्ञानिक हमारे पास है? बिल्कुल। मैं इस बात से, मैंने पहले भी यही बात बोली कि हमारे जो सरकार में भी उतनी संवेदनशील नहीं है, और लेकिन फिर भी कुछ इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जैसे एक इंस्टीट्यूट है जैसे हम निमहैंस कहते हैं जी। ये बेंगलोर में स्थित है, और इस पर उनकी टोल फ्री लाइन है। इस प्रकार की अगर मानसिक परेशानियां हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही भारत सरकार के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पर भी मानसिक रोग विभाग और काउंसलिंग सेंटर होते हैं। वहां पर फ्री में काउंसलिंग की जाती है और साथ में सहारा दिया जाता है। लेकिन बात वही है ना कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए और लोगों तक इस जानकारी कैसे हो। और दूसरी बात, हम तो ये चाहेंगे कि उस स्थिति तक ना पहुंचा जाए कि और अगर आप पहुंचे तो आपको सहारे के रूप में आपके अपने बेटे बेटियां या अपने घर के सदस्य हों जो आपको सहारा दे सके। तो ये जो ओल्ड एज होम का जो कंसेप्ट आ रहा है, या इस प्रकार की जो परेशानियां हम और आप लोग देख रहे हैं, या कई केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं कि कोई भी बुजुर्ग जो अनदेखी के कारण उनकी मौत हो जा रही है, या इस प्रकार की परेशानी में वो दर बदर घूम रहे हैं, ये बड़ी चिंतनीय बात है। और इसके लिए हमें और हम आप लोग पूरी तरह से जिम्मेवार हैं, और उनमें वो बुजुर्ग भी पूरी तरह से जिम्मेवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कॉन्वेंट एजुकेशन दी, उन्होंने अपने बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी सिखाई, और उन्होंने समय नहीं दिया अपने बच्चों को। जी शिल्पा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक ये भी पहलू देखने को मिलता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक वर्किंग बच्चा होता है, वो अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाता है। अब माँ बाप जो है वो डिप्रेशन की ओर जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, हताश महसूस करते हैं, तो वे खुद चाहते हैं कि उन्हें ओल्ड एज होम में जाना है ताकि उनको एक कंपेनियनशिप मिलते हुए नजर आए। इस पर क्या बोलना चाहेंगी शिल्पा जी आप? मैम, आज का जो सोसाइटी है, इसमें हम पहले तो ये हमारी ही गलती है कि हम अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों को समय नहीं दे पाते। हमारे पास 24 घंटे का समय, उसमें अगर हम 1 घंटा भी अपने माता पिता को दे तो भी वो संतुष्ट हो सकते हैं। हम भी अपने ओल्ड एज होम में देखते हैं, यहाँ पे माताएं जितनी भी रहती हैं, हम कुछ वक्त उनके साथ बैठ जाते हैं, वो उतने में ही प्रसन्न हो जाती हैं। उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको बस ये है कि उनके मन की कोई बात जो है वो सुन ले। वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको बस ये है कि थोड़ा सा उनसे कोई बात कर ले, उनका मन हल्का हो जाए। तो आजकल के बच्चों को इतना समय तो निकालना ही चाहिए अपने सारे समय में, जितना भी वो काम करते हैं या इधर उधर घूमने में भी तो हम समय निकालते हैं ना। तो 1 घंटा अगर अपने माता पिता के लिए भी निकाल लेंगे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वो जब घर पे वो स्थिति नहीं मिलती है, वो सिचुएशन नहीं मिलती है, तो माता पिता को भी लगता है कि इससे अच्छा हम घर पे भी बेगानों की तरह ही रह रहे हैं, तो इससे अच्छा हमें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए। वहां कम से कम कोई तो होगा जो हमसे बात करेगा, कोई तो होगा जो हमें सुनेगा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी विडंबना है जो आजकल के बच्चे अपने माता पिता को, जिन्होंने उनको इतना काबिल बनाया, इतना बड़ा किया, उनको पाला पोसा, और उनके लिए ही आज उनके पास समय नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा जो ओल्ड एज होम है वहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल पाता है कि उनकी मेंटल हेल्थ सही रहती है? ये भी सवाल है। अगर वो वहां पर रह रहे हैं तो क्या वो वहां पर खुश हैं? मैम, खुश तो होते हैं, देखिए कुछ तो घर ही होता है ना, चाहे आप जितने मर्जी वृद्धाश्रमों में रह लें। आप कोई भी, आप अपनी तरफ से तो पूर्ण कोशिश करते हैं कि उनको घर जैसा माहौल दिया जाए, बट आश्रम जो है वो एक दायरे में, एक मर्यादा में बंधित होते हैं। उनको बांधा जाता है कि एक मर्यादा होती है हर आश्रम की, उनके नियम कानून बनाए जाते हैं, बट घरों में इस तरह के नियम कानून नहीं होते हैं। तो इसीलिए उनको थोड़ा तो कहीं ये लगता ही है, चाहे वो जितना मर्जी यहाँ खुश हो, उनको हर तरह की यहाँ पे सुविधाएं दी जाएं, फिर भी उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों की याद तो सताती ही है। कहीं उनको लगता ही है कि हमारे बच्चे हमारे साथ होते, क्योंकि यहाँ उनके पास खेलने के लिए कोई छोटे बच्चे नहीं है, उनके नाती पोते नहीं है, उनके खुद के बच्चे बहू उनको कोई नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए उनको थोड़ा तो ये फील होता ही है, हम चाहे जितनी भी सुविधाएं उनको ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में जो है वो दे दें। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी।
तो अभी जब हम ये बात कर रहे थे तो इसी बात पर एक और डेटा मेरे पास है जहां पर इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे हुआ, जिसके अंदर बुजुर्गों ने ये कहा कि 77%, आई रिपीट 77% हमारे भारतीय जो बुजुर्ग हैं वो अपने बेटों के साथ रहना चाहते हैं, अपनी बेटियों के साथ नहीं रहना चाहते। ये मानसिकता बदलने की कितनी जरूरत है? जी सुनील जी, सुनील जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए जेंडर इक्वलिटी की अगर बात देखिए जेंडर एक बात करें जो आपकी आवाज आप पूछ रही है आपकी पलक जी? आवाज हम तक पहुंच रही है जी पलक जी, देखिए जो आंकड़े आप 77% वाली बात कर रहे हैं, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडीज की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम 2019 के आंकड़ों की बात करें, दिल्ली के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास करीब 20 लाख से ज्यादा बुजुर्ग वोटर्स हैं और वो उनको लेकर वोट भी कराते हैं। लेकिन समस्या ये है कि संवादहीन समाज जो हमने बना दिया है, एकल समाज बना दिया है, उसमें संवाद की बहुत जरूरत है। और जो बात आप कह रहे हैं कि वो अपने बेटों के साथ रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है कि महिलाओं के साथ जैसे मान लीजिए मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ भी चाहती है कि मेरे ससुर उनके साथ रहें और वो साथ में रहना चाह रहे हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम हर एक व्यक्ति के पास जो मोबाइल फोन आ गया, वो अपने एक मोबाइल फोन पर संवाद बना रहा है, लेकिन वहीं जब वो परिवार के अंदर बैठ रहा है तो उसको वो चर्चा नहीं कर पा रहा है। रीजन है कि हम अपने को कितना सीमित करते जा रहे हैं, ये सोचने की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, आंकड़ों नहीं सुनील जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या माँ बाप की जिम्मेदारी केवल सिर्फ एक मर्द की है, औरत की जिम्मेदारी कोई नहीं बनती अपनी माँ बाप के लिए? हम तो आधुनिक समाज में जी रहे हैं ना, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो ये क्या हिपोक्रेसी है कि हमारे प्रॉपर्टी के अंदर एक औरत को इक्वल राइट चाहिए, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो क्या माँ बाप की जिम्मेदारी केवल और केवल एक मर्द की है, औरत की नहीं है? जी देखिए इस 77% के आंकड़े को मैं बिल्कुल ही नहीं मानता, क्योंकि जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि अब अगर कोविड के अंदर भी अगर ऐसा कोविड के अंदर की सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, नहीं सर, आप ये कह रहे हैं आप इस आंकड़ों को मानते नहीं है। मानना या मानना हमसे, हमारे मानने या मानने से कुछ नहीं होगा, ये आंकड़े तो रिसर्च सर्वे उन्होंने करवाया है। सुशील जी आपके पास आना चाहूंगी। सुशील जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो मानसिकता हमारे समाज के अंदर बनी हुई है कि केवल एक मर्द ही जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप को पालने की, एक औरत की क्यों नहीं है जब हम बराबरी की बात कर रहे हैं तो? और साथ ही पेरेंट्स के ऊपर भी बात आती है, क्यों 77% पेरेंट्स सिर्फ अपने लड़कों के साथ रहना चाहते हैं? बिल्कुल, जब हम एक आधुनिक समाज में रह रहे हैं जहाँ बेटा बेटियों दोनों को पूरी रूप आजादी है, पूरे अधिकार है, तो अब बेटियों की भी जिम्मेवारी है। और मेरा जो व्यक्तिगत जो अब अनुभव दिखाई दे रहा है, इसमें बेटियां आगे आ रही हैं, वो ज्यादा संवेदनशील है अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए, उनके लालन पालन के लिए, और ये हम समाज में बहुत तेजी के साथ एक बदलाव देख रहे हैं। लेकिन अब वही बात है ना कि जो ये ओल्ड पर्सपेक्टिव था हमारे समाज में, इसे बदलना चाहिए। और बेटियां भी उतनी ही जिम्मेवारी से, बल्कि बेटियां और अच्छी जिम्मेवारी से हर कार्य करने में सक्षम है। और चूंकि बेटियां या जो भी इस प्रकार के कहते ना कि उनके अंदर ज्यादा संवेदनशीलता होती, उनके अंदर ज्यादा ममता होती, उनके ज्यादा करुणा होती है, तो हम भविष्य में देखेंगे कि निश्चित ये बदलाव समाज में शिल्पा जी आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? ये मानसिकता बदलने की कितनी जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, यहाँ पे आजकल की बेटियां भी अपने माँ बाप को यहीं पे छोड़ के जा रही हैं, वृद्धाश्रम में भी। वो भी उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाह रही हैं। उनका ये कहना होता है कि हमारे सास ससुर हैं। फिर माताएं भी कह देती हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। जब बेटियों को इक्वल राइट्स चाहिए तो बेटियों का पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माता पिता को भी अपने साथ रखें, चाहे उनका ससुराल ही क्यों ना हो। ससुराल वाले अगर ये चाहते हैं कि माता पिता बेटी को खूब अच्छे से दें, उनको दान दहेज सब चाहिए, तो उनको माता पिता की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।
तो ये हमारे समाज में ये होना चाहिए। और बेटियां, डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि बेटियों की जो है सोच बदल रही है, या बेटियां जो है वो ज्यादा संवेदनशील होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, बट मैंने जो यहाँ पे अनुभव किया है, जो बेटियों की स्थिति है वो बेटों से भी ज्यादा खराब है। तो यहाँ पे बेटियां भी अपने माता पिता को अपने साथ में नहीं रखना चाहती हैं। वो भी नहीं चाहती हैं कि उनकी माता पिता अपनी बस प्रॉपर्टी उनको दे दें और उसके बाद माता पिता वृद्धाश्रम में चले जाएं, क्योंकि उनके पास एक बहाना होता है कि हम ससुराल में रह रहे हैं और हमारे सास ससुर जो है वो रखना नहीं चाहते। तो इस तरह की प्रवृत्ति को हमारे देश में बदलना चाहिए और ये बेटियों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगर इनको इक्वल राइट्स चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए। तो क्या ये बात तो आपने कही कि बेटियां जो है वो नहीं रख रही अपने माँ बाप को, कह रही है कि हमारे ससुराल वाले हैं, लेकिन क्या माता, जिन माओं को और जिन पिताओं को वहां पर छोड़ा जा रहा है जहां पर क्या वो रहना चाह रहे हैं, ये सवाल है। क्या उनके अंदर एक कोई सोशल प्रेशर है? जी नहीं, वो भी इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि समाज क्या कहेगा। उनके दिमाग में बस एक ही चीज बैठी है कि समाज क्या कहेगा। हमारी पौराणिक सभ्यताओं में जो माता पिता है वो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, तो आज हम भी नहीं उनके घर का पानी पी सकते, तो हम उनके घर पे तो कैसे ये तो वही बात हो गई कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि बेहद जरूरी सवाल है कि आने वाले समय के अंदर जो ओल्ड एज है उनकी संख्या पॉपुलेशन के अंदर बढ़ने वाली है, तो हमारी सरकार कितनी तैयार है। और साथ ही जब हम उस समाज की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो क्या एक मर्द की जिम्मेदारी है अपने माँ बाप को पालने की? क्या एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या एक बेटी की जिम्मेदारी नहीं है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।